हाँ जी दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज के इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पूरा कवर करेंगे। वन शॉट लेक्चर जरूर है, लेकिन मैं वन शॉट में नहीं बना रहा हूँ। मैंने पार्ट्स दे दे के पूरी मेहनत के साथ ये लेक्चर बनाया है। आप देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी। बस आप फॉलो करते जाओ लेक्चर में, जो जब कहा जाए, है ना। जो चीज़ जब रिवाइज करने को कहा जाए, आप बस तब वहां पर उसको रिवाइज कर दो। आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली हैं। तो शुरू करते हैं फिर, है भाई। देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एक शब्द लिखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? सर, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या है मॉर्फोलॉजी का मतलब? क्या है मॉर्फोलॉजी का मतलब? है एक्सटर्नल अपीयरेंस। मतलब कोई चीज बाहर से दिखने में कैसी है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सिंपल मतलब है इसका, है ना। और यही मतलब आपके काम का भी है। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं सर? तो फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो सर, फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फ्लावर होता है। बच्चों, हर प्लांट में फ्लावर नहीं होता है। हम जानते हैं हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में जाके आते हैं एंजियोस्पर्म। ये हम क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट होते हैं, जो फ्लावर को बियर कर रहे होते हैं। उससे पहले के जो प्लांट्स आए, उनमें फ्लावर नहीं होते हैं, है ना। एल्गी में ना फ्लावर थे, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो, किसी में फ्लावर नहीं थे। फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ किस में आए? एंजियोस्पर्म्स में। यानी कि जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, यानी कि हम बात किसकी कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं एंजियोस्पर्म्स की। बताइए, इतनी बात तो समझ में आती होगी। अच्छा, जस्ट मेरे को थोड़ा सा आप 2 मिनट रुकना। मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ एक बारी, है ना। सो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं भाई, तो एंजियोस्पर्म में हमें इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस देखनी है। अब अगर मैं आपको वैसे टॉपिक बताऊं इस चैप्टर में, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रूट के बारे में दिया हुआ है बच्चों। किसके बारे में दिया है? रूट के बारे में दिया है। फिर स्टेम के बारे में दिया है, फिर लीफ के बारे में दिया है। ये चीजें आप एक्सटर्नली देख सकते हो। फिर अगर आप डीप में देखो, तो इनफ्लोरेसेंस दी है ना। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है सर? अरेंजमेंट होता है बच्चों, और कुछ नई चीज नहीं है। फ्लावर, फ्रूट, सीड, फिर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज, प्लांट फैमिली, सोलेनेसी, फेबिएसी, इन सब चीजों के बारे में, लेग्यूमिनेसी, पोएसी, एस्टरेसी, ये सब हमें पढ़नी है फैमिलीज। अब कुछ फैमिलीज जो हैं, वो एनसीईआरटी में पहले दी हुई थी, लेकिन अब एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फैमिली दी है नए एडिशन के हिसाब से। मैं लेटेस्ट एडिशन आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हमारे नीट के सिलेबस में अगर आप देखोगे, तो फैमिलीज एडेड है ना। उन फैमिलीज को मैं आपको कवर कराऊंगा, और बिल्कुल जितना हमें चाहिए पूरा हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, कम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे, आप डर जाओगे। सिलेबस बच्चों कुछ नहीं है, बहुत सिंपली समझना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस देखनी है। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म की। कैसे देख सकते हैं सर? कैसे देख सकते हैं सर? तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप जरा ध्यान से देखो। हमें क्या करना है? ये जो हमें फ्लावरिंग प्लांट दिए हैं, हम इसके एक डायग्राम में यहाँ पर बनाऊंगा, एक फिगर में यहाँ पर बनाऊंगा। उससे आप सब समझ जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, समझना। तो एक पौधा मैं कैसे बना सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, है ना। सर, ये अपना ग्राउंड हो गया। ठीक है, हमने रेफरेंस ले लिया ग्राउंड का। अब आपने यहाँ पर एक बीज बोया। क्या बोया बच्चों? बीज बोया। तो बीज में ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, जो क्या बनाता है आगे चल के? शूट सिस्टम। और बीज के नीचे का जो पार्ट है, उसको रेडिकल बोलते हैं, जो आगे चल के क्या बनाता है? रूट सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने इस पौधे की रूट बना दी। क्या बना दी? रूट बना दी। और ऊपर जो ये शूट वाला पार्ट है, इसमें क्या लगेंगी? ऑब्वियसली सर, ये शूट वाला पार्ट है, तो ये लीव्स को बियर करेगा। बिल्कुल करेगा। तो मैं एक दो क्या करता हूं भाई, हरी हरी पत्तियां बना देता हूं इसमें। क्लियर बात है सर। अब क्योंकि शूट वाला पार्ट है, तो एक आधा फ्लावर भी बियर करेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक आधा इसमें फ्लावर भी बना देते हैं। चलो, एक फ्लावर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम उसकी बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप देखो कि हमें पढ़नी है ये जो सबसे नीचे आपको चीज दिख रही है, रूट।
तो हमारा पहला टॉपिक ही क्या रहेगा, रूट रहेगा, बस बात खत्म है, ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा। डिटेल में ये सब इसी के टुकड़े हैं, ये आप समझ जाओगे, बस आप मेन टॉपिक समझो, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रूट पढ़नी है। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है सर, ये स्टेम। और तीसरी चीज जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो क्या है, ये है लीव। और इसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो क्या है, इन सब का अरेंजमेंट, लीव में फाइलोटैक्सी कैसी है, ये सब चीजें छोटी मोटी आएंगी। और फिर आपको पढ़ना है फ्लावर, क्या पढ़ना है, फ्लावर। बताओ इतने टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं भाई? अब ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, क्या फ्लावर में आके चीजें रुक जाती हैं क्या? जैसे सर रूट है ना, रूट से स्टेम बनी, स्टेम स्टेम में लीव्स लगी, है ना, और उसी स्टेम में फ्लावर भी लगे, तो क्या फ्लावर में आके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो मान लो ये मेरा कोई फ्लावर है यहाँ पर, ठीक है, फूल गुलाब का, कांटे लगा देते हैं, कांटे है ना, ये अपने गुलाब का फूल है कोई। ओके सर। तो क्या होने वाला है इस गुलाब के फूल में, ये गुलाब का एक फ्लावर है। तो ये जो फ्लावर है ये यहीं पर थोड़ी में रुकेगा, इस फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलिनेशन, मतलब अगर ये मेल है तो ये अपने स्टेमिन्स किसी फीमेल में देगा, या अगर ये फीमेल है तो इसमें मेल के स्टेमिन आएंगे। वो सब आप 12th क्लास में पढ़ते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अभी सिर्फ हम इतना समझ सकते हैं कि इस पौधे में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, जैसे इंसानों में होता है फर्टिलाइजेशन, है ना, इनमें होगा पॉलिनेशन। और उस पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा कि अब ये फ्लावर फ्लावर नहीं रह जाएगा, ये फ्लावर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फ्रूट में। मान लो सेब का पेड़ है ना, तो ये इस तरीके से लाल लाल कलर का सेब आपको मिल जाएगा, जो कि है आपका क्या, फ्रूट। ये है आपका भाई फ्रूट। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, इस फ्रूट के अंदर एक और चीज होगी। क्या सर, पहले सीड्स नहीं बनी होंगी क्या, फर्टिलाइजेशन जब हुआ सीड भी तो बनी होंगी। तो इस फ्रूट के अंदर सीड भी होंगी बच्चों। तो उसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो आपको फ्रूट नाम का टॉपिक एक आएगा, वो पढ़ना है। ये 5 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर ये 5 टॉपिक पढ़ लेंगे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। ये 5 ही टॉपिक हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। और जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर आपको एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ना होगा वो कुछ नहीं देखना होगा, वो देखना होगा कि अलग अलग प्लांट की फैमिलीज होती हैं, अलग अलग प्लांट अलग अलग पौधों से इवॉल्व होके बने हुए होते हैं, तो उनकी फैमिली होती है, तो हमें उन्हीं फैमिलीज को लास्ट में देखना होगा, प्लांट फैमिलीज। मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं कि अगर आपने यहाँ इन 5 टॉपिक्स में कुछ भी गद्दारी कर दी, थोड़ी सी भी मक्कारी कर दी, तो प्लांट फैमिली बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और अगर ये 5 के 5 टॉपिक आपने बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से करे तो प्लांट फैमिली हो ही नहीं सकता आपकी, आपको समझ में ना आए। इस चीज को क्लियर रखिए। अगर ये शुरू के 5 टॉपिक आपने कर दिए, छोटे टॉपिक हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक कर दिए तो प्लांट फैमिली याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यकीन मानो। और अगर ये शुरू के 5 टॉपिक नहीं करे तो प्लांट फैमिली रटते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएंगी, है ना। सो आई गेस यहाँ से अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट अवर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे और साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। क्लियर है बातें? चलिए हम थोड़ा सा शिफ्ट हो लेते हैं भाई इधर को। तो देखो भाई, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, ये हम देख चुके हैं। क्या बोलता है, पूरी मैं एनसीईआरटी भी खराब नहीं करूंगा, है ना, तो एक लेजर पॉइंटर लेके मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। बोला है जो हायर प्लांट है, हायर प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं, उनकी एक बहुत बड़ी, एक वाइड रेंज है, एक बड़ी रेंज में वो लाई करते हैं, बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं उन प्लांट्स की। ये कभी भी हमको फैसिनेट करना नहीं छोड़ती, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं छोड़ती, है ना। हम हमेशा इनको देख के इंप्रेस होते हैं, वाह यार कितना सुंदर पौधा है, वाह यार ये कितना अच्छा फूल है ना।
तो ये वाइड रेंज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, लोग बोलते हैं ना कितना सुंदर फूल है, तो ये हमको फैसिनेट करना कभी नहीं छोड़ती। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसको हाईलाइट करके क्या लिखा है मॉर्फोलॉजी में, एक लार्ज डाइवर्सिटी को शो करते हैं। जबकि इवन दो एंजियोस्पर्म अपने एक्सटर्नल बिहेवियर में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अपनी मॉर्फोलॉजी में एक लार्ज डाइवर्सिटी को शो करते हैं, दे आर ऑल करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इवन दो एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस में बहुत डाइवर्सिटी है, जब इवन दो का मतलब होता है जबकि, जबकि अगर आप अलग अलग पौधे को देखोगे तो बाहर से अलग अलग दिखेगा, लेकिन सब में एक कॉमन करेक्टर भी है, दे ऑल आर करेक्टराइज्ड, हर किसी में एक कॉमन करेक्टर्स भी हैं, जो कि है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट का होना। क्या बोल रहा है, हम अपने आसपास एंजियोस्पर्म हायर प्लांट की बहुत सी वैरायटीज को देखते हैं, है ना, और ये जो वैरायटी है हमें फैसिनेट भी करती है, सही बात है। और एंजियोस्पर्म एक लार्ज डाइवर्सिटी दिखाते हैं अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, अपने मॉर्फोलॉजी में, बाहर से दिखने में हर फूल अलग अलग है ना, सूरजमुखी का फूल है भाई, गेंदे का फूल है, अलग अलग फूल है, गुलाब का फूल है, जो कि लोगों को अलग अलग तरीके से लुभावित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन हर किसी में एक कॉमन करेक्टर है, और वो कॉमन करेक्टर क्या है कि हर पौधे के पास एक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट तो होना ही होना है। तो इसी हिसाब से बच्चों यहां भी तो क्लासिफाई करा, हम ये मानते हैं कि प्लांट फैमिलीज अलग अलग हैं, कोई गेंदे का फूल होगा, कोई सूरजमुखी का फूल होगा, लेकिन फूल चाहे कोई भी हो, ये शुरू के 5 करेक्टर हर किसी फूल में होंगे, रूट उसके पौधे के पास होगी, लीफ, स्टेम होगी, लीफ होगी, फ्लावर होगा और फ्रूट होगा ही होगा, चाहे कोई सा भी प्लांट फैमिली हो। प्लांट फैमिली अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर फैमिली में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट का होना एक कॉमन करेक्टर है। तो अब ये चीज हमें लिखने वाली कोई नहीं है, ये हमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट आप अपनी एनसीईआरटी में एक चीज यहां पर हाईलाइट करोगे या एक चीज को मेरे साथ मार्क करोगे, वो है कि दे ऑल करेक्टराइज्ड, ऑल आर दे आर ऑल करेक्टराइज्ड, इसको आप हाईलाइट कर दोगे। और अब अपने से आप क्वेश्चन पूछोगे, जब भी एनसीईआरटी रीड करोगे, लाइन पहले रीड नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपने से पूछेंगे कि दे आल और करेक्टराइज, ये मैंने क्यों हाईलाइट करा है, आगे पीछे की लाइन नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे दे आल और करेक्टराइज। यार क्यों करा था, अच्छा इन सब में करेक्टर था कि इनके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट होगी, और एक्सटर्नली ये अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना है आपको अपने से, जो भी हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है मान ले, जब हम रिवीजन करें अपने लिए, क्योंकि ये चीज लिखने की नहीं है, ये नोट्स में डालने की चीज नहीं है। क्लियर है। इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर करेक्टर। सही बात है, प्लांट किंगडम में और उससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको क्लासिफाई किया था, और थर्ड चैप्टर में स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम में जो प्लांट की स्पीशीज है हमने उनको क्लासिफाई किया था। लेकिन बोलता है फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट फॉर दैट मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो किसी भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स होती हैं और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें ये भी जानने की जरूरत है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू दियर एनवायरनमेंट। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि पौधों में जो वेरिएशन है ना, वो अडेप्टेशन की वजह से भी आते हैं। क्यों भाई, अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से पौधे अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप मान लो कैक्टस का जो पौधा है वो उतना एक्सपोज्ड नहीं होता, उसकी जो लेयर है, उसकी जो लीफ है, उसमें एक थिक डिपोजिशन होंगे, वो अपने को कुछ इस तरीके से इवॉल्व करेगा। कैक्टस क्योंकि कहाँ होना है, डेजर्ट में होना है, तो कैक्टस अपने को कुछ इस तरीके से इवॉल्व करेगा कि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर पाए। जबकि ऐसे पौधे जो पानी में ही होते हैं, मान लो लोटस है, लोटस को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास अबंडेंस ऑफ वाटर है, तो उस वो कभी भी अपने को इस तरीके से इवॉल्व कराएगा ही नहीं कि उसको वाटर लॉस प्रिवेंट करना है। वो अपनी बाकी दिक्कतों को देखेगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वाटर में गैमीट कैसे ट्रांसफर होंगे, वो इन चीजों को देखेगा। जबकि जो डेजर्ट प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, उसके पास अलग चैलेंजेस हैं, उसके पास ये चैलेंजेस हैं कि वो अपना वाटर लॉस कैसे मिनिमाइज कर पाए। तो अलग अलग टेरेन के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से प्लांट के पास अलग
अलग अलग चैलेंजेस हैं, और इस वजह से प्लांट्स क्या शो करते हैं, अडेप्टेशन शो करते हैं। है ना, इस तरीके से क्या शो करते हैं, अडेप्टेशन शो करते हैं। और ये अडेप्टेशन किस किस चीज के लिए हो सकते हैं, ये अडेप्टेशन किस किस चीज के लिए हो सकते हैं, ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया है बच्चों, ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ ये पेन दिख नहीं रही है। देखो, ये अडेप्टेशन किस किस चीज के लिए है, ये अडेप्टेशंस हैं फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आप कैक्टस में देखते हो कांटे होते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर आके उसको खा ना जाए। है ना, ये प्रोटेक्शन है फॉर क्लाइंबिंग, अगर उसको सनलाइट चाहिए तो उसको क्लाइंब करना पड़ेगा। ये प्रोटेक्शन है फॉर स्टोरेज, ये प्रोटेक्शन है फॉर स्टोरेज, यानी कि अगर उसको खाना अपने अंदर स्टोर करना है, उसको ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है ज्यादा खाने की आने वाले समय में, तो वो खाने को स्टोर करेगा। तो अलग अलग चीजों के लिए ये चीजें ये प्रोटेक्शन वगैरह किए जा सकते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी, वीड मतलब होता है खाली घास, फालतू घास जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना। वीड का मतलब क्या होता है, फालतू घास। जो जैसे अगर आप सब्जी लगाओगे ना खेतों में, तो आपकी सब्जी तो उगेगी, मान लो गोभी आपने लगाई तो गोभी तो उगेगी, गोभी के साथ कुछ हरी सी घास आ जाती है, वो हमारे काम की नहीं होती, उसको बोलते हैं वीड। है ना, अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड ग्रास। वीड क्या होती है, अनवांटेड ग्रास। चाहो तो आप लिख लो, चाहो तो आप लिख लो। ठीक है, अनवांटेड ग्रास होती है ये, जो किसके अलोंग उगती है, क्रॉप्स के अलोंग उगती है। तो आप देखोगे कि उन वीड्स में भी रूट, स्टेम और लीव्स हैं, उनमें फ्लावर और फ्रूट नहीं होंगे, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का इज द रूट सिस्टम, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। फिगर 5.1 में आपको दिखाया है, ये है भाई फिगर 5.1। आप देख पा रहे हो, ये शूट सिस्टम है, पार्ट अबव द ग्राउंड, और पार्ट बिलो द ग्राउंड क्या है, रूट सिस्टम है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम अगर आप कॉपी में बना लोगे तो उसी में क्लियर हो जाएगा। सर अब बात आई नोट्स की, तो ये बताओ, ये हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट पढ़ा है, क्या इससे हम कुछ नोट डाउन करें, क्या ऐसी कोई चीज है भाई, क्वेश्चन हजार बन सकते हैं, मैं अगेन आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, मैं इस पन्ने से मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ, और उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो शायद आपके पल्ले ना पड़े। है ना, तो नोट आप करो, है ना। सो जो मुझे लगता है, जो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, देखो लिखने के लिए हजार चीजें हैं, बट जो नीट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ यहाँ पर, इस पन्ने से भी बनवा रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ दे रहे हैं, वो आपका साइंटिस्ट कॉर्नर से उठा के क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही यहाँ से कुछ नोट डाउन कर पाएंगे, यहाँ से कुछ आप एडिशनल नहीं उठा पाओगे। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन जो मेरा यहाँ से बन रहा है, वो ये है कि सारे जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें कॉमन करेक्टर क्या है ना। लिस्ट द कॉमन करेक्टर या करेक्टर्स यूनाइटिंग द एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को यूनाइट करने वाले कॉमन करेक्टर्स की चर्चा आप करो। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। है ना, प्रेजेंस ऑफ रूट्स, रूट लिखेंगे, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये ऐसे करेक्टर हैं जो सब में सेम होंगे। इसके साथ एक और चीज आप लिखो, क्या, कि उनकी मॉर्फोलॉजी, है ना, मे बी डिफरेंट।
मॉर्फोलॉजी में बी डिफरेंट, या इसके साथ आप एक और शब्द जो यूज कर सकते हो वो क्या है, डाइवर्स। डाइवर्स या डिफरेंस हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्लियर है बात? तो पहली चीज तो आप यहां से ये नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा प्रश्न, ध्यान रहे जितने में क्वेश्चन बना दूंगा उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। ठीक है, अगली चीज करते हैं। सो ऑल्सो वी नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एट अडेप्टेशंस, है ना। दूसरा, why do flowering plants show adaptations? फ्लावरिंग प्लांट भाई अडेप्टेशंस को क्यों शो करते हैं? तो इसके रीजन आपके पास क्या हो जाएंगे? कुछ रीजन है जो आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, जो यहाँ दिए हुए हैं। प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज, है ना। तो आप क्या लिखोगे? फॉर ए हो गया प्रोटेक्शन, बी हो गया क्लाइंबिंग, एंड सी हो गया स्टोरेज। शायद ना दिख रहा हो, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। कहीं हम तो नहीं आ गए बीच में? देखो भाई, स्टोरेज। अब आई होप ये क्लियर होगा। कुछ इस तरीके से भाई ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मानते हो आप बात? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। भाई आप यकीन मानो, बस आपने अगर ये चीज कर ली, है ना, कहीं ना कहीं मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला, इतनी श्योरिटी है। सो आई गेस अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। वीड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब हम शुरू करते हैं फिर टॉपिक वन से, जो कि है रूट। इन मैनी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट, डाइकोटिलेडनस क्या होते हैं सर? जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। सर अब ये कॉटिलेडन क्या है भाई? कॉटिलेडन आप सिंपल ऐसा समझो, वैसे हमें डिस्कस कर चुके होते हैं इनिशियली चैप्टर में। इनिशियल चैप्टर्स आप जब देखोगे, जब पढ़ोगे, तो वहां ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे, तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं। बस आप फील लो डाइकोटिलेडन्स का। डाइकोटिलेडन्स आप ये कैसे कह सकते हो ना कि जैसे क्लास है, एक क्लास होती है ये प्लांट्स की, जैसे हमारी क्लास है मैमलिया, तो वैसे ही इनमें भी क्लासेस होती हैं। तो एक क्लास होती है, प्लांट को डिवाइड करने का एक तरीका होता है डाइकोटिलेडन्स। प्लांट को डिवाइड करने का, क्लासेस में डिवाइड करने का एक तरीका होता है डाइकोटिलेडन। जैसे किंगडम प्लांट ही हो गया, ठीक है। फाइलम की अगर आप बात करोगे, वो आपसे कह देंगे कि चल भाई एंजियोस्पर्म ऐसे करके डिवाइड कर दे। क्लास में जब आप आओगे तो आप कहोगे डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तो ये एक प्रकार के प्लांट की क्लास है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये क्लास में आता है कहीं ना कहीं। अब दो तरीके के प्लांट होते हैं भाई। जैसे आपने अगर चना चना भिगाया होगा अभी, तो चना जब आप भिगाते हो, इस तरीके का होता है कुछ चना। तो जब आप इसको भिगा के ऐसे हाथ से मसलोगे ना, ये तो दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो हम कहते हैं कि इसके पास दो कॉटिलेडन्स हैं। दो क्या हैं? कॉटिलेडन्स हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलेडन कहते हैं। जबकि आप गेहूं को भिगा दो, गेहूं ऐसे नहीं टूटेगा, गेहूं मोनोकॉट है, पोएसी फैमिली का, है ना। तो ये सिंपल डाइकोटिलेडन होते हैं। तो मेजोरिटी डाइकोटिलेडन में जो डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का, वो प्राइमरी रूट बनाता है और जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है। वो प्राइमरी रूट फिर लेटरल रूट्स को बियर करती है, जो सेवरल ऑर्डर के हो सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, एक्सेट्रा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट।
और जबकि मैं बताऊंगा अभी, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। इन मोनोकॉट्स द प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम एज सीन इन द वीट प्लांट, क्योंकि ये मोनोकॉट है। इन सब प्लांट्स द ग्रा चलो यहां तक आपको पहले हम समझा देते हैं। भाई हमको रूट का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, रूट आप जानते हो जमीन के अंदर होती है, तो आप जानते ही हो। अच्छा बच्चों, ये भी देख लो, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट, या आपको तब समझ में आएगी ना जब आप मेरे साथ अच्छे से यहाँ पर चीजें समझ लोगे। तो आप ध्यान से समझेंगे। भाई रूट का जो आपने सिंपल डिवीजन करा है वो तीन हिस्सों में करा है। पहला, पहली रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। अच्छा सॉरी, गलत हो गया ये, थोड़ा सा गलत हो गया ये। अगर हम क्लास डाइकोटिलेडन में देखें, किस में देखें, डाइकोटिलेडन या डाइकॉट प्लांट में, और फिर हम देखें कुछ मोनोकॉट प्लांट में, और फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। एक्सेप्शनल केसेस मतलब ऐसे प्लांट जो अपने को मॉडिफाई कर चुके हैं ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं उनको मॉडिफाइड प्लांट होते हैं कुछ। मॉडिफाइड प्लांट होते हैं। मॉडिफाइड इसलिए होते हैं भाई, सॉरी यार ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ से लिखना मैं इसको भूल गया। आपको शायद दिखा नहीं होगा ये, है ना, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक टोटली। ऐसा करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा ना बहुत कम ही कर देते हैं। चलिए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेजोरिटी डाइकोटिलेडन्स प्लांट में इलोंगेशन, डाइकोट मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। चने को दो हिस्सों में बांट दोगे तो दो कोटिलेडन है बोल देते हैं। तो ये हमने पढ़ा है ना, यहाँ भी मैंने ये रीड कर दिया, टैप रूट एंड सैप रूट सिस्टम। अगर आपको नहीं भी दिखा, मैं आप जो पढ़ा रहा हूँ आप वो समझो और अपनी एनसीईआरटी में देख लो एक बार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर रूट की बात करते हैं सर, डाइकॉट जितने भी होंगे, डाइकॉट जितने भी होंगे ध्यान से सुनेंगे, उनके पास कौन सी रूट होती है, उनके पास कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट होती है। मोनोकॉट के पास कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है बच्चों। लेकिन हमेशा फाइब्रस होती है नहीं, मोनोकॉट के पास भी टैप रूट होती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। टैप रूट होती है इनिशियली, अपने जीवन के शुरुआती दौर में मोनोकोटिलेडन्स जो हैं उनके पास इनिशियली टैप रूट होती है। लेकिन वो टैप रूट बाद में कन्वर्ट हो जाती है, वो बदल जाती है। किस रूट में, फाइब्रस रूट में। अभी अच्छे से समझाऊंगा इसको, एक एक चीज को देखेंगे अभी। बाद में फाइब्रस बन जाती है। तो होती इनके पास फाइब्रस है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोकॉट इनिशियली विच है विच काइंड ऑफ रूट, फाइब्रस वन मार गया था ना, इनिशियली टैप रूट होती है। और अगर बात करें किसी मॉडिफाइड प्लांट की, तो उसने अपनी रूट को मतलब मॉडिफाई कर दिया है ना, या यूं कह लें कि ये ऐसी रूट हैं जो थोड़ा सा एडवेंचर है, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। भाई बच्चों बात ये होती है ना, यहाँ पर बात ये होती है, आप समझो कि जब हम एक सीड बोते हैं, आप इस डायग्राम में ही समझो, आप इस डायग्राम में ही समझो कि जब हम एक सीड बोते हैं तो वो सीड के दो हिस्से हो जाते हैं, है ना। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लूम्यूल, जो कि हम बोलते हैं फ्यूचर शूट है, ये आगे चल के शूट बनाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, है ना, ये फ्यूचर रूट होती है, आगे चल के रूट बनाएगा। तो रूट अराइज रेडिकल से ही होती हैं। लेकिन कुछ केसेस में मॉडिफाई हो जाते हैं, प्लांट में मॉडिफिकेशन आ जाते हैं प्लांट में। वहां पर क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट आ जाती है। इस रूट को एडवेंटिशियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेडिकल से अराइज नहीं होती, ये कहीं और से अराइज हो जाएगी, जैसे मान लो स्टेम से आ गई, लीफ से आ गई, है ना। तो एडवेंटिशियस रूट कौन सी रूट होती है, रूट अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। यदि रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट आ रही है, तो आप उस रूट को कैसी रूट बोलोगे, एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंचर करके आ रही है वो रूट। बताओ, क्लियर है। तो
सर अब हम तो पढ़ रहे थे डाइकॉट और मोनोकॉट, बिल्कुल हम एक एक करके रूट्स को देखेंगे ना। हम ये समझ गए कि रूट तीन प्रकार की है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में और मॉडिफाइड होती हैं कुछ। डाइकॉट में टैप रूट होगी, मोनोकॉट में इनिशियली टैप रूट होगी जो बाद में फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाएगी। और मॉडिफाइड प्लांट में होती क्या है, एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो रेडिकल से अराइज तो नहीं करती हैं। तो अब हम अगर पहले बात करें डाइकॉट की, तो भाई जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, यहाँ फ्लावर लग गए, ये लीव्स हो गई। अब ध्यान से सुनना, रूट, एक लंबी रूट निकलेगी इनमें जो सबसे बड़ी होगी। क्या निकलेगी? एक लंबी और सबसे बड़ी रूट निकलेगी, बस। ये आपकी पहले रूट निकली है, सबसे पहले यही रूट निकली है ना, सबसे मेन रूट यही है। तो इसको हमने बोला प्राइमरी रूट। क्या बोला? प्राइमरी रूट। 1 डिग्री रूट, मतलब 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे ही तो बोलते हो। तो प्राइमरी रूट है। उसके बाद क्या होगा, इसके और हिस्से हो जाएंगे, इस रूट के और हिस्से निकल सकते हैं। तो इस रूट को क्या बोलोगे? सेकेंडरी रूट बोलोगे। और अगर ये रूट फिर और डिवाइड कर जाती है, तो ये जो नई रूट्स आई, इनको क्या बोलोगे? टर्शरी रूट बोलोगे। मेजरली इतने ही डिवाइड करते हैं, क्वार्टरनरी कितने ही बना दो ऐसे तो डिग्री ऑफ रूट्स ऐसे हम डिफाइन करते हैं। एक बड़ी मेन रूट जो होगी उसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद जो उससे निकलेगी वो सेकेंडरी रूट है। और जो सेकेंडरी रूट से निकलेंगे फिर वो क्या है? टर्शरी रूट्स हैं। आपको ये समझ जाना है, जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। है भाई, ये वाली जो अपनी रूट है, ये मोटी मेन वाली, ये आपकी प्राइमरी रूट हो गई। क्लियर है? और फिर इससे जो दूसरी रूट निकली है, ये देखो, ये अटैच होके निकली है, ये आपकी क्या हो गई? सेकेंडरी रूट हो गई। फिर सेकेंडरी रूट से भी तो थोड़े से हिस्से निकले हैं, सेकेंडरी रूट और फर्दर डिवाइड हो गई है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये आपकी टर्शरी रूट हो गई। है ना? सेकेंडरी रूट को, सेकेंडरी रूट को हमने फर्दर और डिवाइड कर दिया है टर्शरी रूट में। क्लियर है बातें? बिल्कुल सर। तो ये कौन सा रूट सिस्टम है मेरे भाई? एक बड़ी और मेन रूट है ना, टैप रूट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। और इस सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ये किस में होगा? डाइकॉट में होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रूट्स आर सीन इन मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट। मोनोकॉट में कौन सी रूट देखने को मिलती है? तो भाई बड़ा सिंपल है। अगर आप मोनोकॉट की बात करोगे, सो मैंने ये एक इनिशियली, ये मैंने एक आपका प्लांट कंसिडर कर लिया इस तरीके से। तो मोनोकॉट में होगा क्या ना, इनिशियली टैप रूट ही आएगी बच्चों, एक मोटी रूट ही आएगी, कुछ इस तरीके से ही होगी इसमें रूट। लेकिन बाद में आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है? ऐसे छोटे छोटे और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, रूट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे फाइब्रस रूट। ये सिस्टम किस में देखने को मिला फिर? सर ये मोनोकॉट में देखने को मिला। सर लेकिन एडवेंटिशियस रूट किस में देखने को मिलेगी? कुछ प्लांट्स में। है ना? यहाँ भी देखो, लार्ज नंबर ऑफ रूट, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये फाइब्रस रूट्स आ कहाँ से रही हैं? बेस ऑफ द स्टेम से। ये क्या है? बेस ऑफ द स्टेम है। स्टेम की जड़ है ना, ये स्टेम का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो बेस ऑफ द स्टेम से ये अराइज कर रही हैं। प्राइमरी रूट आई तो सही, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है। तो टर्शरी रूट आई, सेकेंडरी रूट आई, टर्शरी रूट आई, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम इसको हटा ही देते हैं, है ना? सबसे पहले क्या आया फिर इनमें? कहाँ पहुंचे थे हम? सबसे पहले क्या आया इसमें? सर ये देखो आप, प्राइमरी रूट आई। है ना? लेकिन ये है कैसी भाई मेरे?
ये है आपकी शॉर्ट लिव्ड। और इसको हमने क्या कर दिया फिर, रिप्लेस करा दिया बड़ी छोटी छोटी रूट से जो बेस ऑफ स्टेम से आ रही हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ये फाइब्रस रूट सिस्टम बनाएगा। अब कुछ प्लांट हैं जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, रूट अराइज करता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल, इनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। मेन फंक्शन अब आपके यहाँ पर रूट के कुछ दिए हुए हैं, ये अलग चीज है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। तो अगर मैं देखूं एडवेंटिशियस रूट तो इसके एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है ना। ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि आप ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं इनको आप याद करो, बट आपको एग्जाम्पल इसके याद होने चाहिए। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री, है ना। एडवेंटिशियस रूट किस में देखने को मिलती है सर? ग्रासेस में, दूसरा मॉन्स्टेरा में, और तीसरा बनियन ट्री में। अब भाई एक यहाँ पर मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ, वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको वन शॉट की तरह रीड कर ले। क्लास का यही मतलब होता है ना, क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको अगर अच्छे टीचर टीचर से पढ़ोगे आपको वही याद होता है। तो वही मैं भी चाहता हूँ, है ना। जितना अभी तक हमने करा है क्यों ना एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए भाई, हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आप देख रहे हो हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने क्यों ना इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, जितना है इसको एज इट इज मन में बिठा लें कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि एनटी अगर से क्वेश्चन देगा भी तो कहाँ से देगा, इसके बारे में मुझे बता दो बस तुम एक बार, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ। और अगर आप ढंग से देखो तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम है। ये आप देख रहे हो टैप रूट सिस्टम है, ये आपकी मेन रूट है, ये मेन रूट है। इससे बड़ी छोटी छोटी क्या निकल रही हैं, लेटरल रूट्स निकल रही हैं। और फाइब्रस रूट कुछ ऐसे दिखती हैं, बहुत सारी छोटी 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 मोटी 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 ऐसे ऐसे रूट निकलेंगी। एडवेंटिशियस रूट क्या है, कुछ अलग तरीके से निकलती हैं बच्चों, जैसे यहाँ से निकल गई एक रूट, ये देखो, है ना। एक रूट ये यहाँ से भी रूट ही है ये। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासेस में देखने को मिलता है, घासों में अक्सर ऐसा होता है। जैसे अगर मैं आपको कोई ग्रास दूं ना, तो ग्रास का अगर आप ये हिस्सा भी लगाओगे तो वो उग जाती है दोबारा, तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, उसको रेडिकल की जरूरत ही नहीं है ना कुछ। तो ये बात है भाई, है ना। इसको आप एक बार देख लो, डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद हम रीजन्स ऑफ रूट में आ जाते हैं। पर उससे पहले भी रुको, अभी आपको याद करने के लिए आपके पास उतनी चीज़ें हैं नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो यहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ रूट आपको पता होनी चाहिए। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को खींचना, एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरेज, रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हम एक चर्चा करेंगे ना, सुनना ध्यान से सुनना, ये चीज जितनी होनी थी हो गई, ठीक है, निकालो अब इसको दिमाग से फिलहाल के लिए। रूट की जब हम बात कर रहे थे, अब हम कहेंगे कि रूट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हम कब कहेंगे कि रूट मॉडिफाई हो गई? मैं बहुत जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, हर चीज को रटना नहीं। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, हम कब कहेंगे कि रूट का मोडिफिकेशन, हाँ मोडिफिकेशन, या यूं कह लो मोडिफिकेशन हो गया है। हम ऐसा कब कहेंगे कि रूट का मॉडिफिकेशन हो गया है? तो भाई ऐसा आप सर्टेन सरकमस्टांसेस के अंदर ही कहोगे कि रूट मॉडिफिकेशन में चले गई है। कब? जब रूट अपने नॉर्मल काम से अलग फंक्शन करे, तभी तो मॉडिफाई हो गई। नॉर्मली काम करना होता वो क्यों मॉडिफाई होती, है ना। तो हम तब कहेंगे रूट का मॉडिफिकेशन हो गया है जब एडवेंटिशियस, नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनना, एडवेंटिशियस उसको तब कह लोगे जब वो कहीं और से उगरी है, वो रेडिकल से नहीं उगरी। लेकिन मॉडिफिकेशन का मतलब है कि रूट कहीं से भी उगरी हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है, रूट होनी चाहिए बस। और वो रूट अपने काम से, नॉर्मल काम से हटके काम करे, है ना। तो हम कब कहेंगे कि रूट का मॉडिफिकेशन हो गया है? जब रूट अपने नॉर्मल काम से कुछ अलग काम करे। हाँ सर,
तो हम कह देंगे कि ये आपकी जो रूट है ये मॉडिफाई हो चुकी है। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि रूट के नॉर्मल काम क्या है? ध्यान से देख, वही लिखा है, मेन फंक्शन ऑफ रूट। मेन फंक्शन, जो रूट का मेन कार्य है वो हमें दिए हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट हमें दिए हुए हैं। तो इन फंक्शंस को आप पढ़ लो, और अगर इनसे हटके रूट काम कर रही होगी तो मतलब वो मॉडिफाइड है ना? मेन या नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट क्या क्या है भाई? सबसे पहला तो नॉर्मली है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, लिख लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। दूसरा, पौधे की पकड़ बना के रखेगी। सॉरी, शायद मैं यहाँ पे भी भूल गया। जस्ट अ मिनट बच्चों। जब रूट अपने नॉर्मल काम से अलग काम करे, तो पहला नॉर्मल काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा, पौधे को मिट्टी में जकड़ के भी तो रखेगी, उसको बोलते हैं अनकरेजमेंट। तो आप सिंपल लिख सकते हो, एनकरेज प्लांट टू सॉइल। तीसरा, स्टोरेज का काम करती है लेकिन अपने जितना स्टोरेज करती है बस। ठीक है। और चौथा, सिंथेसाइज ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। है ना? मतलब प्लांट के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रूट ही बनाती है। तो सिंथेसाइज पीजीआर लिख सकते हो आप, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ध्यान से देखो, ये चार ही चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, देखते हैं कवर हुई कि नहीं। आ गई, हाँ। Absorption of water and mineral from soil, providing a proper encouragement to plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator। तो देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का वही फायदा है, स्टोरेज ही नहीं है, स्टोरेज किस चीज का करेगी? रिजर्व फूड मटेरियल का। है ना? मैं कहता हूँ हर चीज का एक मतलब होता है। आप एज इट इज इसको ध्यान में रखोगे कि जो बचा हुआ खाना है ना, जो प्लांट खा चुका है, उसके अलावा जो खाना बच गया है, उस खाने को ये स्टोर करेगी, रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज करेगी। तो ये चार फंक्शन है। और अगर इन फंक्शन से हटके, इन फंक्शन से अलग होके रूट कोई भी काम करेगी, तो आप क्या कह दो कि रूट का क्या हो गया है? मॉडिफिकेशन हो गया है। दैट्स इट। अब हमें रीजंस ऑफ रूट की चर्चा करनी है और फिर स्टेम की बात करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार आप इसको रिवाइज करो जल्दी जल्दी, 2 मिनट में, है ना? टाइम नहीं लगाना। फिर मैं रीजन ऑफ रूट पढ़ाऊंगा, फिर आपको एक और बार रिवीजन करना है, और फिर ही हम स्टेम में चलेंगे, ताकि चीजें याद भी होती रहे भाई। हाँ बंधुओं, आशा करता हूँ आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा, देख लिया होगा। सो अब मेरे ख्याल से हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, और एक नया टॉपिक, नया टॉपिक नहीं कहेंगे, रूट का लास्ट टॉपिक, रीजन्स ऑफ रूट वाला ये जो टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है ना? आप मतलब ये समझ के चलो कि आपको ये समझ में आ ही जाएगा, बहुत इजी टॉपिक भी है। तो ये आपको आ जाने वाला है भाई, है ना? बहुत आसानी से आप इसको समझ जाने वाले हो, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा बाद में। सो लेट्स बिगिन। देखिए भाई,
रीजन्स ऑफ रूट में हमें क्या समझना है कि जो रूट है हमारी वो कवर होती है एपेक्स में, मतलब अपनी टिप में, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम रूट कैप कहते हैं। तो रूट कैप में आपको ध्यान रह जाना चाहिए ये कैसा लाइक स्ट्रक्चर है। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एक मोटा तगड़ा स्ट्रक्चर होता है जो रूट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सो रूट कैप डायग्राम में ही आप मेंशन कर दो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक एट द रूट कैप। तो ये रूट की एपेक्स है, मतलब रूट का ये हिस्सा एपेक्स है और ये हिस्सा इसका बॉटम वाला पार्ट है। इतना आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। एज इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर, टेंडर मतलब होता है बच्चा जो अभी मुलायम सी अंदर रूट है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है ये रूट कैप, और उसको अंदर जाने में हेल्प करता है। तो देखो आपको सिंपली ये समझना है कि ये हमारी एक रूट है, ठीक है, ये देख लो, ये हमारी एक रूट है। आपने एक नॉर्मल रूट ड्रॉ कर लेनी है पहले। हमने एक टैप रूट से समझने की कोशिश करी है। तो जैसे ही आपने ये रूट ड्रॉ करी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका मेन काम क्या है कि आप अपेक्स में एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब इस थिम्बल के ऊपर ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे। ये सेल्स क्या हैं? ये सेल्स हैं, ये इसमें जो ये सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कराएंगे, मतलब रूट के डिवीजन में हेल्प करेंगे। रूट को कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है ना, रूट को भी तो बड़ा बनना है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी वैसे वैसे रूट की भी ग्रोथ होनी है, जिससे कि वो सॉइल के अंदर अपनी जगह बनाए और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाए। तो रूट को भी ग्रो करना है भाई, रूट को भी लंबा होना है, तो उसको भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर मेरिस्टेम के सेल्स मिलेंगे। तो इसको हमने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगे उनको क्या कहोगे आप? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ध्यान से देखो, ये जो रीजन है ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां से जो आपकी रूट है, यहां से जो रूट है आपकी, ये इलोंगेट कर चुकी है, यहां ये इलोंग हो चुकी है। और रूट का वो रीजन जो काफी पहले, ये जस्ट नया नया इलोंगेट हुआ है अभी, जो काफी पहले इलोंगेट हो चुका है, अब वो मैच्योर होगा फिर तो उसको कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और जो चीज मैच्योर है उसमें मूछें, दाढ़ी मूछ तो आ जाती है ना भाई, जैसे इंसान जो मैच्योर होता है उनमें दाढ़ी मूछ होती है, रूट में भी इसी प्रकार से जो चीज मैच्योर जाती है उसमें रूट हेयर आ जाते हैं। ठीक है, रूट हेयर आ जाते हैं। हल्का हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया, आप डिटेल में समझते हैं, आओ। रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। सही बात है सर, रूट कैप जो टेंडर अपेक्स है, जो रूट का याला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करता है और रूट को पेनिट्रेट करने में, सॉइल के अंदर जाने में हेल्प करता है। अच्छी बात है। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। रूट कैप के अबव, रूट कैप के कहा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है भाई। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। आप लोग क्या करो, अपनी एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखते रहो, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखते रहो। द सेल्स ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्या होंगे? देखो इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है, तो छोटे छोटे सेल्स होंगे ये, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, नए नए सेल बनते रह रहे हैं, तो सेल बड़े होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो सेल्स कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। अब क्योंकि कंटिन्यूअस डिवीजन करना है तो सेल वॉल पतली होनी चाहिए। अगर मोटी सेल वॉल होगी सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। और डेंस प्रोटोप्लाज्म मतलब इनके अंदर मटेरियल भरा पूरा होना चाहिए, इनके पास अच्छा खासा पोषण तत्व होना चाहिए इन सेल्स के अंदर, तभी तो ये डिवाइड कर पाएंगे। और आप ऐसा कह सकते हो कि अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कंडीशंस भी होनी चाहिए। सिंपल बात है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस, सर ये क्या आ गया? ये प्रॉक्सिमल क्या है, ये डिस्टिल क्या है? बच्चों जब आप यहां हो, है ना, तो आप प्लांट के नजदीक जा रहे हो ऊपर की साइड, तो ये साइड को आप प्रॉक्सिमल मान सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? प्रॉक्सिमल कह सकते हो। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको, ये दूर है, ये प्लांट से दूर है, डी से दूर, डी से डिस्टल। डिस्टल मतलब होता है हमेशा फार्दर एंड, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास वाला एंड। ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल किसके रिस्पेक्ट में नाम रखने हैं? प्लांट के रिस्पेक्ट में। प्लांट के पास वाला एंड प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, और प्लांट के दूर वाला डिस्टल, डिस्टल एंड। तो पहले तो इतना हम थोड़ा सा समेट लेते हैं ना। सो थोड़ा सा वक्त आपको मेरे को देना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए। अच्छा ये आया नहीं क्या? मतलब 2 मिनट दोगे मेरे को, है ना?
2 मिनट दोगे? वेट अ मिनट और अ टू। मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं। हम्म। अब शायद मैं विजिबल हूँगा, बिल्कुल सर विजिबल हैं आप। तो ध्यान से सुनेंगे। जो हमने यहाँ पढ़ा है हम उसी को यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को रूट का डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो मेरे साथ आप बनाओ, है ना, ताकि फील आए डायग्राम की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी करोगे तो नहीं आएगा भाई। ये अपनी हमने सर एक नॉर्मल रूट बनानी है पहले। रूट बनाने का मतलब क्या है कि हमें सिंपल क्या बना देना है, मूली गाजर इन सब चीज़ों को बना देना है। तो हाँ जी। मैं कह रहा था आपसे कि आपको सिंपल गाजर मूली जो भी आप जानते हो टैप रूट बनानी है इवेंचुअली, है ना, मैं ये कहना चाह रहा था। सबसे पहले रूट के नीचे पर क्या रहेगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो रीजन बता दो सर। ये पास वाला है, ये रीजन प्लांट के पास वाला है, तो इसको कहोगे प्रॉक्सिमल। और ये जो रीजन है ये प्लांट के दूर वाला है, इसको क्या कहोगे, डिस्टिल एंड। और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो, डिस्टिल टू प्रॉक्सिमल। क्लियर है? कहाँ से कहाँ जा रहे हो, डिस्टिल टू प्रॉक्सिमल। अब देखो सबसे पहले ऊपर पे यहाँ टिप में ये रूट कैप है। ऊपर पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा, और ये रीजन मैच्योर हो चुका है तो यहाँ पर रूट एयर्स होंगे। बस इतना सही तो है रूट का डायग्राम, इतना सही तो है। सर सबसे पहले क्या मिलेगा हमें यहाँ पर रूट के नीचे पे, हमने जब स्टडी करी इसकी तो हमें क्या मिला, हमें मिला रूट कैप। रूट कैप को हम क्या कह रहे हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर क्या है सर, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, छोटे छोटे सेल मिलेंगे यहाँ पे, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होंगे। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर रहे होंगे, आपका डिवीजन कर रहे होंगे। अब इन सेल्स की पहचान क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल की, जरा ये बताओ। इन सेल्स की पहचान क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल की? सर पहली बात, क्या आप ये कह सकते हो कि ये स्मॉल सेल्स होंगे? सर छोटे छोटे सेल्स होंगे, क्यों होंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, बड़ा होने का उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहे हैं। बताओ पहला पॉइंट। दूसरी चीज मेरे भाई, डिवाइड होना है कंटिन्यूअसली तो थिन सेल वॉल होगी, थिन सेल वॉल होगी, क्योंकि प्लांट सेल है, सेल वॉल तो होगी सेलुलोज की, लेकिन पतली होगी, थिन होगी। तीसरी चीज, अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का माल ताल, है ना, कितना भरा पड़ा है सेल के अंदर। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कंडीशन, एक दूसरे के साथ कंडीशन, एक दूसरे के साथ सेल लिंक भी अच्छे से होंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन शो करेंगे। तो आपको दिख सकता है ऐसा, एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं लिख ले रहा हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटल कंडीशन। ये आप सेल साइकिल एंड डिवीजन में पढ़ोगे, थोड़ा सा समझोगे वहां पर, इसको चीज को अच्छे से नोट्स में ऐड कर लो, है ना, ताकि उस टाइम पे जब हम वहां समझे तो आपको क्लिक करे ये चीज। तो तीन चीजें हैं बस, आनी चाहिए, यही आपको आनी चाहिए मुझे। उसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो ये जो है आपका, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है ना। ये कौन सा रीजन है, ये इलोंगेशन का रीजन है सर, सिंपल लिख दिया, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिया एनसीईआरटी में। और सबसे ऊपर अगर आप चले गए हो
तो आपको क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन आपको मिलेगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सर क्योंकि ये रीजन मैच्योर हो चुका है। सर क्योंकि ये रीजन जो है ये मैच्योर हो चुका है, तो इस रीजन में आपको रूट हेयर्स मिलेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है बात मेरे भाई? हाँ सर, इतनी चीजें शायद हमने पढ़ी अभी। फंक्शन फंक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं यार। जैसे रूट कैप है, रूट कैप का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में हमने यहीं पर सारे फंक्शन नोट डाउन कर लिए। ऐसे ही जहां पर आपने रूट कैप लिखा है वहां पे भी आप फंक्शन नोट डाउन कर लो। वो फंक्शंस क्या हैं? ये प्रोटेक्ट करता है। नहीं, नवजात जो रूट है, ये देखो ना, ये ऊपर पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, नई नई रूट बनते जा रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एनसीईआरटी कैसे लिखती है? एनसीईआरटी के ही हिसाब से चलना है, अपनी लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी। ये चीज समझना। मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिखा सकता हूँ इसको, प्रोटेक्ट द टेंडर रूट ऐसे करके। मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड हमारे दिमाग में बैठे। ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स ऑफ रूट को, और उसकी जगह बनाता है सॉइल में। प्रोटेक्ट क्या करेगा? टेंडर, टेंडर मतलब होता है नवजात, है ना, नया नया पैदा हुआ है। टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, है ना। एंड अब देखो, नई रूट, नई नई रूट हुई है, इतनी पावर तो होगी नहीं सॉइल को पेनिट्रेट कर जाए। तो ये थिम्बल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसको हेल्प करता है। एंड मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। देखो एनसीईआरटी ऐसा भी कहती है ना कि इसके कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। क्यों? थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर है, एकदम एडजेसेंट नहीं है। मतलब इसको आप लिख लो, ये पॉइंट है, ऐसा है ना। फ्यू मिलीमीटर अब करके दिया है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बस। फ्यू मिलीमीटर above the root cap there is region of meristematic activity। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल सर। अगली चीज देखते हैं क्या दी है एनसीईआरटी में। थिन वॉल डेंस प्रोटोप्लाज्म डिवाइड रिपीटेडली हमने लिख दिया। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of root elongation। इससे क्वेश्चन बनता है, एमटीजी का एक क्वेश्चन है, हर बच्चा उसमें फंसता है। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं मतलब समझ नहीं पाता कि आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जरा समझना बात को, है ना। हर कोई फंस जा रहा है इसमें। ये क्वेश्चन एमटीजी में दिया है, आप गलत करोगे 110%, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा। देखना, द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, यहाँ पर दिस का मतलब क्या है? दिस एक प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज हुआ है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन के लिए। इसके ऊपर क्या है? द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन। प्रोक्सिमल मतलब कहाँ बच्चों? ऊपर की तरफ, यहाँ है ना प्रोक्सिमल एंड, ये नीचे से कहा गया। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इस रीजन के जो प्रोक्सिमल सेल्स हैं, प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, अंडर को जाते हैं रैपिड इलोंगेशन। रैपिडली इलोंगेट, लंबे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। एंड इनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। दिस रूट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना, elongation। The cells of elongation region gradually differentiate and mature, hence this zone proximal to this elongation is known as region of maturation। From this region some of the epidermal cells from very fine and delicate thread like structure called as root hairs। These root hair absorb water and mineral from the soil। इतना ही है, बात खत्म हो गई। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी बहुत चीजें बची हैं, है ना, लिखने के लिए बची हैं, हमारे नोट्स में हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन ही क्यों कहा, है ना? रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या है?
रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्यों कहा? क्योंकि जो सेल बन चुके हैं ना, जो नए सेल बन चुके हैं, वो अंडरगो करेंगे इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, है ना। सेल्स हियर इस रीजन में अंडरगो अंडरगो इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सर एक और चीज आपको दी है रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा सर? जो बच्चे इलोंगेशन वाले सेल्स थे ना, वो आपके डिफरेंशिएट करके मैच्योर बन जाएंगे। इलोंगेशन रीजन के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे और मैच्योर बन जाएंगे, मैच्योर बन जाएंगे। ठीक हो गई बात, इसलिए इसको कहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और कुछ यहाँ पर क्या होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे। एपिडर्मल सेल्स होंगे जो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ये फाइन भी होते हैं और डेलिकेट होते हैं। फाइन मतलब पतले पतले से, और डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। फाइन और डेलिकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको हम रूट एयर कहते हैं। रूट एयर का आप काम जानते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। From this reason, some of the epidermal send from very fine and delicate thread-like structure called root hair. Thread-like ही होते हैं फिर ये, लिख लो फिर भी, है ना। चलो, ये नोट्स कंप्लीट हो गए भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो लिख दिए नोट्स, ठीक है। आपका काम क्या है ना, आप जब इनको कॉपी में लिखो तो कोशिश करो कि इस डायग्राम को आप थोड़ा बड़ा बना दो। कौन सा डायग्राम सर? मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, नोट्स छोटे और कंसाइज आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दो, और कोशिश करो ये जितनी भी चीजें मैंने इधर उधर भी लिखी है उनको डायग्राम में इंक्लूड कर दो। आप अलग कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, डायग्राम से ही बायो पढ़नी है ना। थोड़ा ये चीजें लिखो आप साइड में, मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि आप बाद में एक नजर मार लो, मेन तो यही है अपना, है ना। अगर अपने को ये डायग्राम समझ में आ गया, ये चीजें तो हम समझ ही लेंगे। इनसे क्वेश्चन आएगा, इनको तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि एनसीईआरटी ना छूटे साला अपने से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये बताओ तो। ये जो साइड की चीजें हम लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट ड्यू टू अ फैक्ट कि हमारी एनसीईआरटी का एक पॉइंट मिस ना हो, मतलब एक वर्ड मिस ना हो। वर्ड टू वर्ड उतार दी हमने एक तरफ से, कहो, है ना। और ये हम पढ़ेंगे नहीं हमेशा, हम तो यही पढ़ेंगे, हम तो ये पढ़ेंगे लोगों के नोट्स जितने हैं ना, हमारा ये काफी है उसके लिए। ये इसने हमें पूरा कवर करा दिया। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कभी हम अगर बैठे हैं फ्री में ऐसे ऐसे हमने पलटा दिया, तो एनसीईआरटी का वर्ड तक हमसे नहीं छूट रहा। एनसीईआरटी में लाइन ढूंढेंगे हम बाद में तो वो हमें नहीं दिखेगी, लेकिन अपने लिखे हुए नोट्स है ना, उनमें लाइन हमेशा मिलेगी आपको, क्योंकि हमने साफ साफ लिखी है। अपने अपनी राइटिंग तो समझोगे ही यार, है ना। एनसीईआरटी में ढूंढते ऐसी लाइन ढूंढते रह जाओगे, लेकिन बैठे हो पन्ने पलटा दिए, ये खाली रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के वक्त तो आप इतना ही भी पढ़ लोगे, याद रह जाएगा। और मान लो एग्जाम में अगर कुछ एनसीईआरटी का वर्ड भी आता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फेड अप होगा। इससे तगड़ी प्रिपरेशन क्या कर सकते हो यार। और सो अच्छा, मैंने शायद यहाँ पर ठीक है, अपनी फोटो भी ठीक ही लगी है, इस किनारे किनारे ही है ना। सो देखो यार, मेरे ख्याल से तो अब यहाँ से अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर। सर एक डिस्टिल और प्रॉक्सिमल वाली बात आई है, इसको बच्चों आप क्लियर कर लो, है ना। डिस्टिल और प्रॉक्सिमल वाली बात है, तो मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम आपसे अभी और चाहिए होगा। मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट की बात है बस। मैं ऐसा नहीं करा रहा, मैं कि ये इसलिए नहीं करा रहा कि मतलब आपको थोड़ा सा क्या कहेंगे कि नोट्स में आप इनको इंक्लूड करो, बट मैं ये पार्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए बस। आप नोट्स में इंक्लूड नहीं भी करोगे ना, आई विल बी हैप्पी, है ना। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू ऐड दीज ऑल स्टफ इन योर नोट्स, जो मैं अभी इस पॉइंट में लिखने वाला हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करके देखता हूँ, ठीक है।
सो हाँ जी, है अभी को ये जो भी स्टफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू शुड रिमेंबर कि आपको ये नोट्स में नहीं भी लिखोगे चल जाएगा काम, लिटरली चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुनेंगे बड़े ध्यान से। तो भाई हमने अभी तक ना ये चीज़ें कुछ देखी यहाँ पर, ठीक है। इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाली पार्ट है सर। पहली बात तो ये कि अब जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि मतलब अगर ये मैं रूट बना रहा हूँ बच्चे, तो आप जानते हो कि यहाँ पर सटासट फटाफट आपको क्या बना देना है, रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या बना देना है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, है ना। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, बार बार रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ चुके हैं हम। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पार्ट है इसको कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। और जहाँ बाबा जी की दाढ़ी निकल गई होगी एकदम तगड़ी वाली, इसको क्या कहोगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है सर, कॉमन बात है, समझ गए। अब ये वाला जो पार्ट है भाई, इसको क्या कहा, इसको क्या, प्रोक्सिमल पार्ट। क्योंकि ये प्लांट के पास है, प्रोक्सिमल मतलब होता है पास, और ये प्लांट के दूर है। चलो यहाँ पर नहीं दिखेगा ब्लैक कलर, ये प्लांट के दूर है, तो इस पार्ट को क्या कहा, डिस्टल पार्ट कहा। ये डिस्टल एंड है, ये प्रोक्सिमल एंड है, इतना क्लियर है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा आपको, मतलब समझना है उस चीज को, है ना। मैं कह रहा हूँ एंड प्रोक्सिमल टू मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। बताओ, ये क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या है इसका आंसर। ये है। ऐसे ही मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, एंड डिस्टिल टू इलोंगेशन, है ना। एंड प्रोक्सिमल टू मैच्योरेशन रीजन। बताओ चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका अटेम्प्ट करो ट्राई करने का, तो आपको सो दैट हर चीज क्लियर हो जाए एकदम। देखो भाई, एंड प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब प्लांट के पास जाना है, प्लांट के पास जाना है, ये प्रोक्सिमल। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से जैसे ही आप प्लांट के पास जाओगे क्या मिलेगा बच्चे, इलोंगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। एंड डिस्टल मतलब प्लांट से दूर जाना है, इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन ये है, इससे दूर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। क्लियर है। प्रोक्सिमल टू मैच्योरेशन, प्रोक्सिमल पी से, प्रोक्सिमल पी से पास जाना है मैच्योरेशन रीजन के, तो मैच्योरेशन रीजन से जाना है। ओ हो, मैच्योरेशन रीजन से जैसे ही आप पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेम का बेस मिलेगा, बेस ऑफ स्टेम मिलेगा, जिससे ये प्लांट की रूट ओरिजिनेट करी होगी। बताओ यार, छोटी सी चीजें हैं, मतलब है ना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे भी पूछ सकता है। आपको बस ये चीजें थोड़ी बहुत हैं जो ध्यान में रख लेनी है, हर चीज क्लियर हो जाएगी भाई। हैं जी, समझ में आया जी। तो बच्चों अब मैं कह सकता हूँ कि हियर आपकी रूट तो कवर हो चुकी है ना। अब हमें स्टेम और लीव्स को कवर करना है, अब हमें स्टेम और लीव्स को कवर करना है।
तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हो सकता है अब हम थोड़ा सा जल्दी भी चलें, है ना। सो कीप दैट इन माइंड कि अब हम थोड़ा सा जल्दी भी चल रहे हो सकते हैं स्टेम और लीफ को कवर करने के लिए। सो आप आपका जो आज का होमवर्क है ये है कि रूट को अच्छे से कवर कर लो। क्वेश्चंस अगले सेशन जैसे ही आता है उसमें मैं क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ इसके। तो सब चीज़ होने वाली है। स्टेम को बिल्कुल कवर करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर लेक्चर ऑफ स्टेम में। वन शॉट में ऑब्वियसली मैं इसको डाल दूंगा लास्ट में, है ना, पॉसिबली, लेकिन मैं अभी इसको पार्ट्स में डाल रहा हूँ ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ पाओ। सो रूट रेडी है, रूट को पढ़ो और इसको स्ट्रॉन्ग कर लो रिवाइज करके।